हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ने अपने क्लास 11th का सिलेबस देख लिया है कि आपको क्या पढ़ना है इस वर्ष। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसे व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ द मेन defining features of living beings, what is the difference between the living and non living things। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं, और लास्ट के कुछ भी इस चैप्टर के जो लास्ट के टॉपिक्स हैं वो भी हटाए गए हैं, जैसे हर्बेरियम, व्हाट इज़ अ बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, कीज, मोनोग्राफ, मैनुअल्स, ये सब टॉपिक हटाए गए हैं। तो क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आप लोगों को वो है डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो इससे पहले हम एक और छोटा सा टॉपिक है पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ लिविंग। थोड़ा सा पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, क्या यूनिक फीचर्स होती हैं लिविंग बींग्स में जो उन्हें नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करती है। लिविंग बींग्स के बारे में आपने बचपन से पढ़ा है कि वो जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। वे जो ऐसा नहीं कर सकते वो नॉन लिविंग्स हैं, और जो बोल सकते, दौड़ सकते वे लिविंग्स हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। अब थोड़ा सा हम साइंटिफिक मैनर में इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग्स के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लिविंग्स के कुछ यूनिक फीचर्स हैं कि लिविंग्स दैट हैव एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, and the most important feature of living being is that ability to interact with external environment, these are the main features of living beings। सेल्फ रेप्लिकेट मीन्स कि वे अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकें, रिप्रोडक्शन जिनमें हो सके। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे वे हैं वैसे ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, यानी पेरेंट हैं तो उनसे न्यू ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सके, ये एबिलिटी होनी चाहिए। सेल्फ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, यानी उनका जो भी बॉडी फंक्शन है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो, किसी और के ऊपर डिपेंड ना होंगे, या किसी भी बॉडी फंक्शंस को करने के लिए कोई और एक्सटर्नल मीडियम ना हो। उनका बॉडी में जितनी भी लिविंग बींग्स में जितनी भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो खुद ही हो, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और तीसरा जो मेन फीचर है वो ये कि एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी उस लिविंग बींग्स का अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होना चाहिए। कि जैसे बाहर अगर टेम्परेचर हाई है तो हमें उसका महसूस हो, हमें गर्मी लगे, हमारे शरीर से स्वीट्स निकलना शुरू हो जाएं। अगर बाहर का टेम्परेचर लो है तो हमें सीवरिंग यानी कपकपी आने लगे। ये सब फीचर्स होती हैं लिविंग बींग्स की। ठीक, थोड़ा सा टॉपिक था, तो इतना आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि व्हाट इज़ लिविंग। तो आप बताओगे कि एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद इट्स एक्सटर्नल environment are some unique features of living। ठीक, ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग इन द वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये क्या कहता है डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड?
ये कहता है कि अपने आसपास आप जो भी चीज़ें देख रहे हो वो क्या है, वो डाइवर्स है। हम अकेले नहीं हैं इस अर्थ पर, हमारे साथ और भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये डाइवर्सिटी को शो करती हैं। ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी यानी जो लिविंग बींग्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को शो करता है कि एनिमल्स के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म हैं, कैट्स, डॉग्स, एलिफेंट, इन सभी के फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ह्यूमन के फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट के फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो हम कोई अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत से और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ रहे हैं, जैसे आप अपने आसपास देखते हो कैट, बैट, डॉग, ठीक है, एलिफेंट, हॉर्स, ये सभी आप अपने आसपास देख रहे हो। तो ये सभी क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या है, सब के सब ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट है, प्लांट भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बीइंग, इंडिविजुअल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग। तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन एक बात और कहेंगे, ये ऑर्गेनिजम्स तो हैं, लिविंग बीइंग्स तो हैं, लेकिन डिफरेंट स्पेसीज़ की हैं। कैट अलग स्पीसीज हैं जो दिखने में भी अलग दिखाई देती हैं, बैट अलग स्पीसीज हैं तो दिखने में भी अलग होती हैं, डॉग अलग स्पीसीज हैं, और एलिफेंट अलग स्पीसीज हैं। यानी जितने भी आसपास आप एनिमल्स को देखते हो वो ऑर्गेनिजम्स का एक क्या करती है, स्पीसीज को डिनोट करती है, स्पीसीज को शो करती हैं कि ये भी एक स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म का। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि द नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी हम अगर देखें अपने अर्थ पर कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे आसपास अगर देखोगे तो कहीं बिल्ली घूम रही है, कहीं कुत्ता घूम रहा है, कहीं कुछ घूम रहा है, अलग अलग जानवर, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग स्पीसीज़ हैं। हमें ये जानना है कि पूरे अर्थ पर कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे अपने आसपास तो 10-15 तो देख ही लोगे, कई टाइप के प्लांट्स देख लोगे, उसके बाद आप डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, इन सभी को गिन लोगे तो आप कितना गिनोगे, 10-15, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 50, उससे ज़्यादा 100 गिन लोगे, 100 जानवरों के नाम, 100 पौधों के नाम, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पूरे अर्थ पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 million। इतने मिलियन स्पीसीज हैं अर्थ पर, अलग अलग टाइप के। ये नंबर ऑफ स्पीसीज बताया जा रहा है, टाइप ऑफ स्पीसीज बताया जा रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे आप अपने आसपास के ना 100 टाइप के ऑर्गेनिजम्स को देख लो, जिनमें से एक कैट्स आ गया, डॉग आ गया, बैट आ गया, एलिफेंट, हॉर्स, डियर, ये सभी आपने गिन लिया। तो उसी तरीके से गिनते जाओगे तो ये इतने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन हैं अर्थ पर। ये क्या है, टाइप ऑफ स्पीसीज है, ठीक है। इतने टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर, जो कि अभी सिर्फ खोजे गए हैं, अभी और खोजे जाने बाकी हैं, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे जंगल हैं जहाँ पर साइंटिस्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। डेंस फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर खूंखार जानवर रहते हैं, उनके डर से नहीं पहुँच पा रहे, और बहुत से ऐसे अभी ऑर्गेनिजम्स छिपे रह गए जिन तक साइंटिस्ट नहीं पहुँच पाए। जितना अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो इतना है, यानी कि द नंबर and types of organism that are known and described
रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, इतना याद रखिए। यानी इतने टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं अर्थ पर। क्योंकि यहाँ पर स्पीसीज का नंबर्स है ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये नहीं है, ये नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ये तो ट्रिलियन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्पीसीज है, यानी इतने टाइप के स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर। तो ये हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, यानी हमारे पूरे अर्थ पर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इतने हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो ये नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर इज ए प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, यानी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अपने यहाँ पे लोकल नेम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं पोटैटो का, तो पोटैटो को इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं, हिंदी में आलू कह देंगे। बात करें अगर और भाषाओं में तो इसे बटाटा कहा जाता है। अच्छा चलो, ये तो आप सुने होंगे, ये सुने होंगे, क्या ये सुने थे बटाटा? महाराष्ट्र में बटाटा बोलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी स्पीसीज़ हैं, जितने भी स्पीसीज़ हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लोकल नेम्स होते हैं जिससे वे जाने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अगर आप आलू बोलोगे तो भी हम समझ जाएंगे, पोटैटो बोलोगे तो भी समझ जाएंगे, बटाटा हमने भी पहली बार सुना था तो अब तो जान चुके हैं, नहीं तो पहले बोले होते तो नहीं जान पाते, ठीक है। लेकिन यही शब्द, जैसे अगर मान लो आप सिर्फ आलू जानते हो और आलू जानते हो, पोटैटो नहीं जानते, बटाटा नहीं जानते, तो आप अगर अमेरिका आपको भेज दिया जाए तो आप अमेरिका में जाकर कहोगे मुझे एक आई वांट टू बाई ए 1 kg ऑफ पोटैटो, ठीक है, या आलू आप कह दो कि मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो क्या वो आपको देगा? नहीं, क्योंकि आप आलू जानते हो कि क्या होता है, वो आलू नहीं जानता। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लोकल नाम होता है जिससे वो वहाँ के पहचान के रूप में जाना जाता है। भारत में भी, इंडिया में भी अलग अलग जगहों पर हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं पर प्याज बोलते हैं, कहीं पर उसे कांदा बोलते हैं, तो कहीं पर उसे ऑनियन बोलते हैं, तो अलग अलग नाम होता है। इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जिसको पता है वो तो समझ जाएगा, और जिसको नहीं पता होता है तो उसे कन्फ्यूज़न होगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर ऑर्गेनिज्म का, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम तय किया जाए। उसी साइंटिफिक नेम से वो ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए। तो इसी को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी हम ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम दे दें, उसी से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। यानी अगर उस ऑर्गेनिज्म का नाम हम यहाँ पर लेते हैं तो उसका मतलब वही निकले, और अगर हम आज जर्मनी में जाकर उसी नाम को बोलते हैं तो भी उसका मतलब वही निकले। इसी को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं मैंगो का, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। तो देखो हम लोग तो जानते हैं मैंगो का मतलब आम, आम का मतलब आम, है ना। अब हो सकता है आम को कहीं और किसी और नाम से जाना जाता हो, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप बोलोगे आम तो वो आम को मतलब ही नहीं जानता होगा, तो कैसे देगा। या किसी साइंटिस्ट से आप बात कर रहे हो तो आप मैंगो के बोलोगे तो मैंगो हो सकता है वो समझ ही ना पाए, क्योंकि वो मैंगो पढ़ा ही ना हो। अगर आप मैंजीफेरा इंडिका का नाम लोगे तो इंडिया में बोलोगे मैंजीफेरा इंडिका किसी भी साइंटिस्ट के सामने, तो वो भी जान जाएगा कि आप मैंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो की बात कर रहे हो। अगर आप वही बात अमेरिका में जाके बोलते हो कि मुझे मैंजीफेरा इंडिका की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो समझ जाएंगे कि मैंजीफेरा इंडिका मतलब आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हो। यानी ये जो साइंटिफिक नेम है, ये मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट है। साइंटिफिक नेम यानी साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम होता है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है, वही नाम।
हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, उसी नेम से वो पहचाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब आप चाहे यहाँ बोलो मैंजीफेरा इंडिका तो भी इसका मतलब मैंगो, आप अमेरिका जाके बोलो तो भी उसका मतलब मैंगो, चाइना जाओ, जापान जाओ, वहाँ पर भी मैंजीफेरा इंडिका का मतलब मैंगो से ही होगा। ये साइंटिस्ट ने बनाया नॉमेनक्लेचर, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाए। और जैसे बॉटनी है, प्लांट है तो प्लांट को कहा जाता है बॉटेनिकल नेम, और अगर एनिमल है तो उसे बोला जाता है जूलॉजिकल नेम। तो ये साइंटिफिक नेम होते हैं, तो उन्हें दिया जाता है जिससे वो पूरे वर्ल्ड में पहचाने जाए। अब ये नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग करता कौन है, नेमिंग कौन करता है? तो नेमिंग कौन करता है? अगर हम बात करें प्लांट्स की नेमिंग के बारे में, तो प्लांट्स की नेमिंग करता है ICBN, ICBN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICBN है जो प्लांट के नेम्स को रखते हैं, और दूसरा एनिमल के नेम को कौन रखता है, साइंटिफिक नेम एनिमल्स का कौन डिसाइड करता है? तो इसके लिए है ICZN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। याद करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हु गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट ICBN, हु गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल ICZN। क्लियर है सारी बातें? अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी हम सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नेम डिसाइड कर रहे हैं, साइंटिफिक नेम अगर हम डिसाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि वो कहाँ पाया जा रहा है, उसका नेचर क्या है। अगर वो प्लांट है तो उसकी साइज़ क्या है, उसमें फ्रूट्स डेवलप होते हैं, फ्लावर्स डेवलप होते हैं या नहीं होते, ये सब फीचर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई की जाती हैं नेमिंग से पहले। ठीक, तो उसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। अच्छा, अब आप पहले इतना बताइए कि क्या आपको ये बातें समझ में आई कि आखिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्यों रखा जाता है, जिससे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई महाराष्ट्र से अगर हमसे कहता कि भैया मुझे बटाटो कम चाहिए, बटाटा कहाँ मिलेगा, तो हम कहाँ बताएं बटाटा कहाँ मिलेगा जब हम जानते ही नहीं बटाटा क्या होता है। तो अगर वो मुझसे कहता आलू, तो मैं समझ जाता कि हाँ आलू, तो चले जाओ वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम डिसाइड किया जाता है, इसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। लेकिन आप कभी मत जाइएगा ठेले पर और मुझसे मत कहिएगा कि मुझे 1 किलो मैंजीफेरा इंडिका दे दो, कौन मारेगा। तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें कुछ रूल्स हैं, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म का नेमिंग की जाती है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था? याद कर लीजिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो किस लिए? फॉर नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग के लिए कि हम क्या कहते हैं, उसका नाम कैसे रखें, कुछ रूल्स हैं। इस सिस्टम में कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उस रूल्स को फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम साइंटिफिक नेम डिसाइड करते हैं। सबसे पहली बात, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को बाई क्यों कहते हैं? बाई का मतलब होता है टू, नॉमियल का मतलब होता है वर्ड्स। ठीक है,
टू वर्ड्स नेमिंग सिस्टम, इसे बोलते हैं टू वर्ड्स नेमिंग सिस्टम। जैसे मैंने बताया ना आपको, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंगो का साइंटिफिक नेम में देख रहा हूँ दो वर्ड है, एक ये है और दूसरा वर्ड ये है। तो दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में। हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम में दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन का, तो ह्यूमन में भी दो वर्ड होते हैं, एक होता है होमो, उसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस है, इसमें भी दो वर्ड है, एक वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये। अगर हम बात करें मान लो पोटैटो की, जिसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो सोलेनम ट्यूबेरोसम में भी देखिए दो वर्ड है, एक ये और ये दो, इसीलिए इसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है उसके दो वर्ड होते हैं, टू वर्ड नेमिंग सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। अब यहाँ पर जो दो वर्ड्स हैं उनका भी कुछ नाम है। जैसे जो पहला वर्ड है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम का, जो पहला वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, उसका जेनेरिक नेम कहलाता है। और जो दूसरा वर्ड होता है उसे कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम के दो वर्ड होते हैं, उनमें से पहला वर्ड जेनेरिक नेम और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है उसमें जो जेनेरिक नेम होता है, जेनेरिक नेम उस ऑर्गेनिज्म के जीनस को डिनोट करता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उस ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज के नाम को डिनोट करता है। अब ये क्या होता है, जीनस, स्पीसीज, ये तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं, तो आप अभी नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ोगे। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इन दोनों शब्दों से। जैसे आपको बताएगा ना कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इतने मिलियन स्पीसीज को हम कैसे पढ़ें, इसको पढ़ने के लिए हम जो सिमिलरिटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनके अकॉर्डिंग हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन से कैटेगरी, कुल 7 कैटेगरी होती हैं। जैसे किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे। फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ पर हर ऑर्गेनिज्म का ये 7 कैटेगरी होता है, किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हर ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का जो जीनस वर्ड है, जीनस वो क्या होता है, ये होता है जेनेरिक नेम, और जो स्पीसीज होता है वो क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक एपिथेट, इंडिका। जैसे अगर हम बात करें मैंगो का, तो मैंगो का जो भी 7 कैटेगरी में जो भी नाम होगा, जैसे किंगडम आएगा प्लांटी, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज में उसके नाम होंगे। तो मैंगो का जो जीनस होगा, जीनस वो क्या होगा, मैंजीफेरा। मैंगो का जो स्पीसीज होगा वो क्या होगा, इंडिका, ये उसका इंडिका स्पीसीज है, याद करिए। ईच साइंटिफिक नेम हैव 2 कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट्स जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है सारी बातें? चलिए, इतना तो समझ में आया कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, जिसमें 2 वर्ड होते हैं हर साइंटिफिक नेम के। कैरोलस लिनियस ने दिया था, उन वर्डों का क्या मतलब होता है ये सब आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के रूल्स, रूल्स ऑफ नेमिंग। यानी अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसके क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है वो ये कि जो कोई भी साइंटिफिक नेम हो वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। कोई भी अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम अगर हम रखते हैं, साइंटिफिक नेम रखते हैं, तो वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और वो इटैलिक फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, इटैलिक फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। अब ये क्या है, अब देखो जैसे मैंने बताया मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है,
मैंगो को तो हम रटा देंगे, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो अब देखो मैंजीफेरा इंडिका, क्या आपने ये वर्ड कभी सुना था पहले? मैंजीफेरा इंडिका, आप खुद ही देखोगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके साइंटिफिक नेम कितने गंदे लैंग्वेज होता है, मतलब गंदा नहीं कह सकते, थोड़ा टफ होता है लैंग्वेज। जैसे ह्यूमन का है होमो सैपियंस, कभी सुना है होमो शब्द या सैपियंस शब्द कभी सुना है? आप उसका देख लो, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। तो ये सब क्या है? ये जो लैंग्वेज है ये लैटिन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, हिंदी लैंग्वेज नहीं है, लैटिन लैंग्वेज में। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में ही होते हैं, इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज में नहीं होते। पहला पॉइंट, वो किसी भी उसका ओरिजिन कोई भी हो, ओरिजिन से कोई मतलब नहीं रखता। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, ये इंडिया का है, मतलब जो मैंगो है उसकी ओरिजिन इंडिया है। सबसे पहले मैंगो की उत्पत्ति इंडिया में हुई थी, भारत में हुई थी। बावजूद इसके हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया से उत्पन्न हुआ चाहे कहीं से उत्पन्न हुआ, नाम हमेशा हम लैटिन वर्ड में ही रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका का मतलब होता है इंडिया से, लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं लिखे हैं, इंडिया इंग्लिश वर्ड हो गया, हम इंडिया का लैटिन वर्ड यूज किए हैं इंडिका। तो कोई मतलब नहीं होता कि ओरिजिन क्या है, हम जो साइंटिफिक नेम है वो हमेशा लैटिन वर्ड में ही लिखेंगे। दूसरा इटैलिक फॉर्मेट होगा, इटैलिक फॉर्मेट मतलब तिरछा लिखा जाएगा, सीधा नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, चाहे हाथ से लिखें चाहे टाइप करें, हम सीधा नहीं लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, हम हमेशा तिरछा लिखेंगे, इटैलिक फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा रूल कहता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंजीफेरा इंडिका जीनस को रिप्रेजेंट करता है ना। बोलते क्या है? फर्स्ट वर्ड को क्या बोलते हैं बताइए? फर्स्ट वर्ड को क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम। सेकेंड वर्ड को क्या बोलते हैं? सेकेंड वर्ड को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। अब बताओ कि जो पहला वर्ड है जेनेरिक नेम वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। और सेकेंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट। किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी बताए थे, स्पीसीज को, ठीक है, स्पीसीज। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है? व्हेन हैंड रिटन, जब हम हाथ से लिखते हैं, देन सेपरेटली अंडरलाइन ईच वर्ड। जब हम हाथ से लिखते हैं ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम तो उसे अलग अलग ऐसे रेखांकित करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, अलग अलग हम अंडरलाइन करते हैं। तीसरा रूल है। अच्छा, इसी में ये भी बताया गया है कि फिर वही चीज़ अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रिंट करते हैं या टाइप करते हैं, प्रिंट करते हैं, अगर हम किसी के साइंटिफिक नेम को टाइप करते हैं तो वो भी किस फॉर्मेट में होना चाहिए? वो भी इटैलिक फॉर्मेट में होना चाहिए। इटैलिक फॉर्मेट से आप लोग परिचित हैं कि नहीं है? क्या होता है इटैलिक फॉर्मेट? जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, टाइपिंग करते हो, तो उसमें एक ऑप्शन होता है ना इटैलिक फॉर्मेट में, कंट्रोल और आई साथ में दबा देना, इटैलिक हो जाएगा, वर्ड आपके तिरछे लिखने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर आप नॉर्मली लिखोगे तो वर्ड ऐसे लिखता है, अगर आप इटैलिक फॉर्म यूज करोगे तो ऐसे लिखेगा, ए, तो तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा रूल था। चौथा रूल क्या आता है? चौथा रूल है कि जो फर्स्ट वर्ड है साइंटिफिक नेम का, जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, और जो दूसरा वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। ये चौथा रूल है। फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल।
and the first letter of second word should be स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल होना चाहिए। तो ये चौथा रूल है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसका जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल में हो और दूसरा वाला स्मॉल हो। इसी के अंतर्गत एक और चीज़ आपको बताया जाएगा, इफ़ एन एब्रीविएटेड फॉर्म abbreviated form appear, it represents the name of author who describe this species first। अब इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे अगर आपको मैंगो का साइंटिफिक नेम कुछ ऐसा दिखाई दे, मैंजीफेरा इंडिका, और ऐसे दिखाई दे लिन एब्रीविएटेड फॉर्म में, ये डॉट जरूर होना चाहिए। तो डॉट क्या प्रेजेंट करता है? एब्रीविएटेड फॉर्म। तो जब ऐसा दिखाई दे, यानी स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आपको कोई एब्रीविएटेड फॉर्म दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है कि वो उस साइंटिस्ट का नाम है, वो उस आथर का नाम है जिसने सबसे पहले इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, इस स्पीसीज के बारे में जो सबसे पहले बताया था कि ऐसा स्पीसीज पाया जाता है, प्रेजेंट है अर्थ पर, इसमें ये चीज़ें फीचर्स हैं, ये सारे इन्होंने जो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किए होते हैं इस स्पीसीज को, उनका नाम होता है वहाँ पर एब्रीविएटेड फॉर्म में। यानी यहाँ पर लिन का मतलब है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मैंजीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया था। क्लियर है बातें? इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नेमिंग के। आपने 4 रूल्स पढ़े हैं। पहला रूल क्या कहता है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इन लैटिन वर्ड एंड इन इटैलिक फॉर्मेट। दूसरा क्या रूल है कि each scientific name has 2 components, first generic name and second specific epithet. Generic name represents genus and specific epithet represents species of this organism. Next rule क्या है कि when handwritten it should be separately underlined and when print or type it should be in italic format. And the last one is the first letter of first word should be in capital and the first letter of second word should be in small. And the last, if any abbreviated form is appear after a specific epithet, it represents the name of author who described first time. तो यहाँ पर लिन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लिनियस को ही शॉर्ट फॉर्म में लिन लिखा गया, तो ये रिप्रेजेंट करता है कैरोलस लिनियस को, जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। बस अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ कि जैसे कभी कभी किसी साइंटिफिक नेम के आगे एक और चीज़ लिखी होती है। जैसे हम बात करें ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस। अब कंफ्यूज हो गए कि 2 ही वर्ड होते हैं, तीसरा कहाँ से आ गया? आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये चीज़। हर जितने भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम है उसके 2 ही कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ये जो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, एक होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, और एक ये होता है जो अगर एब्रीविएटेड फॉर्म में नहीं है। देखो यहाँ पर एब्रीविएटेड फॉर्म नहीं है, कहाँ यहाँ पर कोई डॉट लगा है? नहीं डॉट लगा है ना, लेकिन यहाँ पर डॉट लगा है। जब डॉट लगा होता है तो उसका मतलब होता है एब्रीविएटेड फॉर्म, संक्षिप्त रूप, आधा नाम लिखा हो। यहाँ पर डॉट नहीं लगा है तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सब स्पीसीज को, इसे बोलते हैं सब स्पीसीज।
ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर कहीं पर दिख जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर डॉट है तो मतलब उस ऑथर का नेम है, अगर डॉट नहीं है तो वो सब स्पीसीज है, ठीक है। सब स्पीसीज के बारे में आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं आपका जो PDF है, इस चैप्टर का PDF आपको शुरू में ही मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लीजिएगा, चाहे तो अपने कॉपी में डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो लिखी हुई हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। आपको लिखना कुछ नहीं है ना, मैं कुछ भी लिखवाऊंगा, सब कुछ लिखा लिखाया आपको मिलेगा। PDF आप डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट कराइए, पढ़िए। अगर आप प्रिंट आउट नहीं करा सकते तो जो आपके मोबाइल में लिखा हुआ दिखेगा वहाँ से अपनी कॉपी में नोट करिएगा, लिखवाएंगे हम कुछ नहीं। तो लिखा हुआ सब कुछ यहाँ पर है ऑलरेडी, ये सब भी मैंने ही लिखा है, ऐसा नहीं है। व्हाट इज़ लिविंग, इसके बारे में आपको बताया गया कि लिविंग क्या होता है। सेल्फ रेप्लिकेट की एबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सब कुछ यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, यानी कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर, तो वो आपका रेंज करता है 1.7 to 1.8 मिलियन। यानी ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स ए स्पीसीज। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। यानी अभी तक अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स डिस्क्राइब किए जा चुके हैं साइंटिस्ट के द्वारा, वो कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया गया नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर क्या है, क्यों ज़रूरी है, इनके बारे में। जैसे एज स्टार्टेड अर्लियर, देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम, और हम सभी इन प्लांट और एनिमल को उनके लोकल नेम से जानते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। हम अगर अपनी ही कंट्री में किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो उस लोकल नेम को किसी और नाम से जाना जाता है, किसी भी चीज़ को, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नामों से जाना जाता है। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk each other to refer the organism we are talking about. यानी अगर हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाते हैं कि जिससे हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। Hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. यानी हम एक ऐसे सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है जिससे हम हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे सके, जिसके द्वारा वो पूरे वर्ल्ड में उसी नेम से जाना चाहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो मैंने बताया नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से आइडेंटिफाई करें। हमें मान लो कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हमने कर दिया जो अभी तक नहीं खोजा गया था, हमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा गया था, हम उसे पता करेंगे वो कहाँ पाया गया, कहाँ रहता था, क्या खाता था, कैसा साइज़ है, क्या उसके जो भी फीचर्स हैं उन सभी को रिकॉर्ड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम उसका नेमिंग करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर नॉमेनक्लेचर। कौन है जो इसको इन सभी चीज़ों को देखता रहता है, कौन बॉटनिकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स वगैरह, उनकी नेमिंग कौन करता है, एनिमल्स की नेमिंग कौन करता है, तो उनके बारे में बताया जाएगा। In order to facilitate the study, number of scientists have established a procedure to assign a scientific name to each known organism. This is accepted to biologists all over the world. यानी नंबर ऑफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को बनाया जिसके द्वारा हर किसी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाएगा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होगा। फॉर प्लांट्स के लिए ICBN बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स के नेमिंग के लिए बनाया गया है ICZN जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेम है वो एक इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि उसका एक ही नाम हो, इस एक से ज़्यादा ना हो। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपुल टू अराइव द सेम नेम, यानी सभी उसी नाम से उसको जाने। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं, जैसे मैंगो का नाम दे दिया मैंजीफेरा इंडिका, तो ये मैंजीफेरा इंडिका किसी और को हम नाम ना दें। ऐसा ना करें कि हम पपीता का नाम भी यानी पपाया का नाम भी हम मैंजीफेरा इंडिका रख दें, ऐसा नहीं करते हैं।
ठीक है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड ए साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को लेने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, क्वेश्चन है ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN किसके लिए स्टैंड्स होता है, क्या बताएंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वो टॉपिक है आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, इसके बारे में आपको बताया गया। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ये जो नेमिंग सिस्टम है वो 2 वर्ड फॉर्मेट वाला होता है, जिसमें पहला वर्ड क्या बताता है, पहले वर्ड को क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम जो क्या बताता है, जीनस। दूसरा नेम स्पेसिफिक एपिथेट जो क्या बताता है, स्पीसीज। Each name has 2 components, the generic name and the specific epithet. The system of providing a name with the 2 components is called binomial nomenclature. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species or specific epithet. Other universal rules, 4 rules हैं फॉर द नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट रूल है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन वर्ड, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। लिख देते हैं कि बायोलॉजिकल नेम शुड बी इन ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक नहीं होना चाहिए, लैटिन वर्ड होना चाहिए। एंड रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, ये तो बता चुके हैं। The first word of any organism, any scientific name of organism represents the genus, while the second component represents the species. Both the words in a biological name when handwritten, जब हम हाथ से लिखते हैं तो when are separately underlined, तो हम उसे अलग अलग underline करते हैं, are printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus starts with a capital letter, ये चौथा रूल है जिसमें आपको बताया गया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक लिख के दिखा दूँ, किसी भी साइंटिफिक नेम है, जैसे मान लो मैं पैंथेरा लियो लिख दूँ, लायन का साइंटिफिक नेम, लायन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो लिख दिया हूँ, तो ये लायन का साइंटिफिक नेम है, सही है। देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, आपको पता है रूल कि फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड शुड बी इन स्मॉल लेटर, तो यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए स्मॉल लेटर में, लियो, पैंथेरा लियो, ये लायन का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो पहला लेटर है पहले वर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए, और जो पहला लेटर है सेकंड वर्ड का वो स्मॉल होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अगर किसी भी नेम के आगे एब्रिवेटेड फॉर्म है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उस ऑथर को। नेम ऑफ द ऑथर appears आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म, फॉर एग्जांपल Mangifera indica Linn. It indicates that this species was first described by Linnaeus. अब देखो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी का अब सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, तो ये हटाए वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, आप चाहो तो छोड़ दो, नहीं तो समझ लो थोड़ा सा। कह रहे हैं स्टडी द फोर्थ स्टेटमेंट फ्रॉम A to D गिवन बिलो एंड चूज द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ देम। आपको इनमें से 2 करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करना है, यानी इन 4 लाइन्स में से 2 करेक्ट लाइन्स आपको सेलेक्ट करना है। पहला लाइन क्या करें, द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ये पॉइंट एकदम सही है, आप पढ़े नहीं हो इसलिए आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये बात सही है कि जो स्पीसीज का डेफिनेशन था वो पहले अर्नस्ट मेयर ने दिया था। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, गलत बात है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों को इफेक्ट करता है। आप पढ़े नहीं हो इसलिए नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी की ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है, मत परेशान होना, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला तो कर ले जाओगे। सी वाला देखो, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, सही है, नहीं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस नॉट R.H. विटेकर, तो ये गलत पॉइंट। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द 2 करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर ये बात सही है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिनोनिम्स होता है, यानी चाहे उसे ग्रोथ कहो चाहे रिप्रोडक्शन को, बात एक ही होता है। आप नहीं पढ़े हो इसलिए नहीं जान पा रहे हो, ये दोनों पॉइंट सही हैं, यानी इसका ऑप्शन होगा A एंड D। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अभी आप पढ़े नहीं हो इसको भी नहीं कर पाओगे। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, आगे बताया जाएगा। टैक्सोनॉमी का फादर होते हैं लिनियस, कैरोलस लिनियस।
अच्छा, ये वाला तो क्वेश्चन कर ही ले जाओगे। हु सजेस्टेड द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, बताओ जल्दी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। ठीक है, चाहे कार्ल लिनियस लिखा हो चाहे कैरोलस लिनियस, बात एक ही है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनियस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मीन्स दैट द नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज। लिनियस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या कह रहा है? नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज ए नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट। क्या किसी भी साइंटिफिक नेम का दो साइंटिस्ट देते हैं? नहीं, गलत बात है। टू नेम्स, वन लैटिन एंड अदर पर्सनस नेम, गलत बात, ये भी नहीं। जो टू नेम्स होते, टू बाइनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होता है। पहला क्या होता है? जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। कह रहे टू नेम्स आर वन साइंटिफिक एंड अदर पॉपुलर, गलत है। ये देखिए, एक जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, क्या सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओराइजा सटाइवा इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ राइस। अब देखो, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा क्या है? ये बॉटेनिकल नेम ऑफ राइस। ये राइस का बॉटेनिकल नेम है। तो अब बताओ, ओराइजा क्या है? फर्स्ट वर्ड है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? जेनेरिक, जेनेरिक नेम। अच्छा, दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट, है ना? वही पूछा गया है। व्हाट डज सटाइवा रिप्रेजेंट? व्हाट डज सटाइवा रिप्रेजेंट? सटाइवा रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम, सॉरी स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज प्रिंटेड करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड विच इज ऑल्सो डिस्क्राइब करेक्टली। ये भी क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे, नीट का क्वेश्चन है ये। जब आप 11th और 12th दोनों पढ़ लोगे तब कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कैसे? देख लो। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मस्का डोमेस्टिका, अभी आप पढ़े नहीं हो। मस्का डोमेस्टिका किसका नाम होता है? हाउस फ्लाई का। यहाँ पर लिखे हैं लिजर्ड का, तो ये गलत हो गया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये सही है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया डिजीज काज करता है। तो ये ऑप्शन देखिए, ए प्रोटोजोआन पैथोजन दैट काज द मोस्ट सेवर फॉर्म ऑफ मलेरिया, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी ही सही होगा। तो ये आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये पढ़ाया जाता है 12th क्लास में। नेक्स्ट आता है, कीपिंग इन माइंड द वर्ल्ड वाइड रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आपको वर्ल्ड वाइड जो रूल्स हैं नेमिंग का वो अपने माइंड में रखना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कह रहे हैं द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिफर्स टू द जीनस, बिल्कुल सही बात है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है उसका पहला वर्ड क्या होता है? जेनेरिक नेम, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। कह रहे हैं द फर्स्ट वर्ड इंडिकेटिंग द जीनस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, बिल्कुल सही बात है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है उसका जो पहला वर्ड होता है जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल में ही स्टार्ट होता है। कह रहे हैं अंडरलाइंस द टू वर्ड्स ऑफ द बायोलॉजिकल नेम सेपरेटली ऑन हैंड राइटिंग, अगर हम हाथ से लिखते हैं तो उसे हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड आर रिटन इन इटैलिक्स। देख लो, यहाँ पर ग्रीक दे दिया है, ग्रीक नहीं होता है। कौन से लैंग्वेज में होता है? लैटिन लैंग्वेज में होता है। तो यही गलत हो गया ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, इन द बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट द जीनस नेम इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज नेम। सही है, जीनस नेम रिटन आफ्टर स्पीसीज नेम, गलत है। स्पीसीज नेम रिटन आफ्टर द जीनस नेम, गलत पॉइंट। द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस नेम्स एंड स्पीसीज नेम्स आर कैपिटलाइज, गलत। दोनों कैपिटलाइज नहीं होते हैं, केवल फर्स्ट वर्ड होता है। जीनस एंड स्पीसीज नेम कैन बी सेम, नहीं, सेम नहीं हो सकते। बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बिल्कुल सही बात है, इटैलिक फॉर्मेट में होने चाहिए। बस आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।